देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमामि गंगे का असर दिख रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं, लेकिन एक पॉजिटिव नोट ये है कि हमारी नदियां बड़ी साफ हो गई हैं। इस पर आपका रिएक्शन क्यों है, क्या होगा सर? देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात की जो है, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उन्होंने पहले ही इस बात की अपेक्षा की थी कि ये सारे प्रश्न और विषय आएंगे। देखिए, ये तय है, हम सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से दो कारण नदियों में या जल स्रोतों में प्रदूषण के होते हैं। एक तो ये कि जो सूएज के कारण से जो पानी नदियों में जाता है, चाहे ट्रीटेड, अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड पानी जाता है वो, और दूसरा प्रदूषण का कारण होता है जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जाता है। अब ये तय बात है कि सूएज से पानी तो उसी बदस्तूर उसी तरह से जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही गया होगा इस दिनों में, ज़्यादा बार हाथ धोने के कारण से, लेकिन ये तय है कि इंडस्ट्री सारी एक साथ बंद होने से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का लोड जो है वो कम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के समय में ही, जब लॉकडाउन लागू हुआ, तब उनका निर्देश था कि हमको सारी नदियों के पानी में की क्वालिटी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर है कि जब देश की सारी इंडस्ट्री बंद है तो हम इस बात को जान सकते हैं कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन क्वांटम कितना होता है नदियों में। हमने उसके टेस्ट किए हैं, विभिन्न संस्थाओं ने टेस्ट किए हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कुछ फ़र्क तो पड़ा ही होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि मैं गंगा और यमुना के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो उसमें जो मेजर चेंज आया है वो पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो मिशन नमामि गंगे के अधीन काम किया है उसके कारण से आया है। ये अलग बात है कि हमने उसको इस तरह से ऑब्जर्व किया है। और इसके अतिरिक्त भी इस लॉकडाउन के समय में जो तीसरा हमारा पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमारी नदियाँ और विशेष रूप से गंगा और यमुना ये जीवित नदियाँ हैं, हमारा इनके साथ में लिविंग रिलेशनशिप है। 1 करोड़ लोग प्रतिदिन लगभग गंगा में रोजाना स्नान करते हैं, और किसी अवसर उत्सव के समय में तो पूरी यूरोप की जितनी आबादी है उतने लोग शायद एक दिन में स्नान करते होंगे। तो छठ जैसे उत्सव के दिन तो शायद और करोड़ों लोग जाकर के नदियों के साथ में अपनी पूजा अर्चना, स्नान, ध्यान, कपड़े धोना, वस्त्र छोड़ देना, जूते छोड़ देना, ये सब करते हैं। इतने ही जानवरों का रोजाना साहचर्य हमारी नदी के साथ में होता है। इस लॉकडाउन के कारण से इस सब पे भी रोकथाम लगी थी, इससे पर भी रुकावट आई थी। तो इसलिए पोल्यूशन के कारणों में कमी होने के कारण से निश्चित रूप से प्रभाव दिखाई दिए। एक पाकिस्तान की तरफ से एक आरोप लग रहा है, और उनका ये कहना है कि भारत ने 14,000 क्यूसेक पानी जो है चिनाब का वो रोक दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये रोकने के बाद ये जो पानी है भारत ने डाइवर्ट कर दिया है बगलियार और रैटल डैम्स में। क्या इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए, सिंधु घाटी नदी समझौता मेरे हिसाब से शायद दुनिया की सबसे हॉली ट्रीटी कंसीडर की जाती है। पाकिस्तान द्वारा 3 प्रत्यक्ष युद्ध 65 में और 71 में और उसके बाद कारगिल में, और जो 71 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद में लगातार स्यूडो वार भारत के खिलाफ चलाए जाने के बावजूद भी भारत ने हमेशा सिंधु नदी समझौते को हमेशा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा और उसको बनाए रखा। कल्पना कीजिए कि जो देश हम पर आक्रमण कर रहा है, हमारे लोगों का खून बहा रहा है, हम उस देश को पवित्र भाव के साथ में उस देश को पानी जाने की जो संधि है उसका सम्मान कर रहे हैं। आज तक भी हमने वही पानी रोका है जो पानी हमारे अधिकार का है, जो पानी हमारे किसानों के अधिकार का है, जो बिजली हमारे किसानों के अधिकार के लिए उससे पैदा होनी, हमने वही पानी रोका है। इसके बाद में भी हम वही पानी रोकने वाले हैं जो हमारे हिस्से का पानी है, चाहे रावी का पानी हो, रावी की सहायक नदियों का पानी हो, जो हमारे नदियों के हिस्से का पानी है वही हमने रोका है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने खुल करके ये बात कही थी कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, क्या बात पाकिस्तान को निश्चित रूप से इस बात के लिए विचार तो करना ही चाहिए। बहुत खूब सर, मैं अब आपके गृह राज्य में जाऊंगा और मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जो असिस्टेंस है केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही। जहाँ तक केंद्र सरकार के द्वारा असिस्टेंस का विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले दिन जब ये लॉकडाउन लागू हुआ उसके साथ ही गरीब कल्याण पैकेज लागू किया था। 1,72,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। जब प्रवासियों का इशू आया, राजस्थान के मुख्यमंत्री सबसे अगुआ बन करके खड़े थे कि बसों की परमिशन दी जाए, बसों की परमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे पास में 4,000 बसें तैयार खड़ी हैं, हमको तुरंत परमिशन दी जाए ताकि हम प्रवासियों को ला सकें।
गृह मंत्रालय ने अनुमति दी, वो बसें पता नहीं कहाँ खो गई, वो फिर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेल दी जानी चाहिए, रेल से लाने की व्यवस्था करें। आज तक राजस्थान ने अपने यहाँ पर केवल 16 या 17 ट्रेन को जो है अंदर आने की अनुमति दी है। अब भारत सरकार के द्वारा रेल की अनुमति देने के बाद में जिस प्रदेश से मजदूर आपका प्रवासी आना चाहता है उसकी अनुमति देकर रेल लेना तो आपके हाथ में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पे लगभग 300 ट्रेन ली हैं। उत्तर प्रदेश में 300 रेलें आई हैं, बिहार में 246 रेलें क्रॉस कर चुकी हैं, अब तक 246 रेलें आ चुकी हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि दूसरों पर दोष लगाने से पहले उनको देखना चाहिए कि उनके यहाँ 16 ही रेल क्यों आई है, या मध्य प्रदेश ने अब जो है वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ 6 ही ट्रेन क्यों ली है, या छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ पर जो है ट्रेन, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ कुल गिनती की ट्रेन क्यों ली है। ऐसे सारे प्रदेश जो आरोप लगा रहे हैं उन सबको निश्चित रूप से इस बात को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि उनके यहाँ पर रेलें क्यों नहीं ली जा रही हैं अंदर। नहीं तो फिर आपको ये लगता है कि वो जानबूझ के इस फ्रंट पे चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि उनके यहाँ कोरोना कोरियर्स आएँ और वो और प्रदेशों में रहे तो वहीं बेहतर है। ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि अपने मजदूर, अपने प्रवासी, अपने राजस्थान के लोग, अपने प्रदेश के लोग जो बाहर हैं, वो यदि इस समय में, इस संकट के समय में अपने घर आना चाहते हैं और वो अगर ट्रेन की सुविधा उनको मिल गई, उसके बाद में भी उनको लाने में अगर नए सरकार, राज्य सरकारें अपनी किसी मजबूरी के कारण से जो है उसमें कोताही करे तो ये मुझे लगता है कि जनता सब कुछ देख रही है और अंततः उनका जवाब जनता को देना ही पड़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।